Hello everyone, welcome to English Ace. Hope so all of you are doing great. In this lecture we will discuss about parts of speech, which is the fourth chapter of the Wren and Martin book. So let's start now. What is parts of speech? First of all we will learn its define. Words are divided into different kinds or classes according to their use in a sentence is called parts of speech. हम वर्ड्स को डिफरेंट काइंड्स में और क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेसिकली किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम अगर कोई भी सेंटेंस में भी या नाउन एक वर्ड जो होता है उसका पार्ट कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव. Parts of speech are 8 in number. We have total 8 parts of speech. First one is noun, second one is adjective, third one is pronoun, fourth one is verb, fifth one is adverb, sixth one is preposition, and seventh one is conjunction, and the last one is interjection. First of all, we will noun is a verb used as the names of a person, place or thing is called noun. अगर हमारे पास किसी भी शख्स का नाम है, जगह का नाम है या चीज़ का नाम है बेसिकली, तो उसको हम बोलेंगे नाउन. द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल. हमारे पास यहाँ पे जो हमने वर्ड थिंग यूज़ किया है, इसका मीनिंग है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल की ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. And the word something that we can think of but can't perceive by senses, and the something belongs to a thing that can't be perceived by a sense. It means abstract concepts or ideas that exist in our minds but can't be directly experienced by five senses. ये हमारे पास abstract concepts हो सकते हैं. ये हमारे पास बेसिकली इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, थॉट्स हो सकती हैं, कोई बिलीफ हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकता है, कोई थेरी हो सकती है, साइंटिफिक या फिलोसफिकल थेरी भी हो सकती है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी समथिंग के जो है ना वर्ड इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जिनको हम सोच तो सकते हैं लेकिन उनको हम अपनी सेंसेस में परसीव नहीं कर सकते. ठीक है, अब ज़रा हम इन कॉन्सेप्ट्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं. इमोशंस में हमारे पास लव आता है, हैप्पीनेस आता है, एंगर आता है, हेट हो गया. ठीक है, ये सारे इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं बेसिकली ये हमारे पास थिंग की जो हमने वर्ड उसमें पढ़ा है नाउन की डिफाइन में उसके अंदर इंक्लूड होती हैं. यानी कि ये इस तरह की सारे इमोशंस जो होंगे वो आपका एज अ नाउन काउंट होंगे. ठीक है, चाहे वो लव हो, हैप्पीनेस हो, एंगर हो, हेट हो. ठीक है, थॉट्स में हमारे पास आइडियाज़ हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये भी आपका एज अ नाउन ही ट्रीट होगा. किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं नाउन को, उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर थॉट्स मौजूद हैं आइडियाज़ की फॉर्म में, बिलीव्स की फॉर्म में, ओपिनियंस की फॉर्म में, तो उनको आप एज अ नाउन ही काउंट करेंगे. इसके बाद आता है हमारे पास थेरीज़ जो होता है बेसिकली साइंटिफिकल या फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम थेरीज़ में इंक्लूड करते हैं. और ये कॉन्सेप्ट अगर जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको नज़र आए तो ये आपका एज अ नाउन ही ट्रीट होगा, यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन होगा. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे पास जस्टिस हो गया, फ्रीडम हो गया, ब्यूटी हो गया. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिकली इनको हम सोच सकते हैं बिकॉज वी कैन थिंक अबाउट इट बट कांट परसीव दैम इन सेंसेस. अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, कोई जस्टिस का वर्ड आ जाता है, फ्रीडम का आ जाता है, ब्यूटी का आ जाता है, तो ये आपका एज अ नाउन ट्रीट होगा. ठीक है, नाउ वी हैव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ नाउन. First one is Akbar was a great king. In this sentence, Akbar is a name of a person, so it's a noun. Lahore is a big city. Here, Lahore is a city name. You can also call a place name. This is a noun. The rose smells sweet. The rose, which is underlined here, this is a noun. The sun shines bright. In this sentence, the sun is noun. His courage won him honor. Here courage is your abstract concept. ठीक है, this is your emotions. ठीक है, आप कह सकते हैं इसको, तो ये आपका जो है बेसिकली नाउन ट्रीट होगा. courage is noun here. इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस में बाकी वर्ड्स को नोटिस करें तो फर्स्ट सेंटेंस में अकबर हमारा नाउन था. ठीक है, वाज हमारा जो है वो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं.
अ ग्रेट बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। किंग इज़ अगेन नाउन, ठीक है। लाहौर इज़ अ बिग सिटी, लाहौर इज़ अ बिग सिटी, लाहौर इज़ नाउन हेयर। इज़ यहाँ पे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। बिग इज़ एडजेक्टिव एंड सिटी इज़ अगेन नाउन। द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज इज़ नाउन हेयर, smells is basically verb here and sweet is adjective. The sun shines bright, the sun is noun here, shines is verb here and bright is adverb. Here bright is modifying the verb which is shines. His courage won him honor, his is subject here, courage हमारे पास noun है, won basically verb है, हिम जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ऑनर जो है ये आपके पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जब भी नाउन और प्रोनाउन के साथ कोई एक एडिशनल वर्ड हम लगाते हैं जो उसके मीनिंग को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा होता है या इलेबोरेट कर रहा होता है या उसमें कुछ आपको क्लैरिटी दे रहा होता है, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में आपको क्लैरिटी देता है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करता है, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली सेंटेंस में हम 5 तरीक़ों से यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास है बिफोर अ नाउन, हम नाउन से पहले भी एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब के बाद भी हम बेसिकली एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद भी डायरेक्ट आपके पास एडजेक्टिव यूज़ होता है। इन अ प्रेपोजिशनल फ्रेज़, आपके पास अगर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, बेसिकली ऐसा फ्रेज़ जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप एडजेक्टिव का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इन अ डिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो डिपेंडेंट हो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, तो उसमें भी आप एडजेक्टिव का वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ एडजेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बेसिकली एडजेक्टिव्स को 3 टाइप्स में फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेकंड वन इज़ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव एंड द थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। इन तीनों को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एडजेक्टिव क्या होता है। Here is attributive adjective. When we use adjective before a noun in any sentence, this is called attributive adjective. जब भी किसी सेंटेंस में आप नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसको आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, द बिग हाउस इज़ लुकिंग अडोरेबल। हेयर हाउस इज़ अवर नाउन एंड बिग इज़ एडजेक्टिव। तो हाउस बेसिकली नाउन है और नाउन से पहले जो हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है ये बिग है, तो आपके पास ये एग्जांपल जो है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की आती है। द बिग हाउस इज़ लुकिंग अडोरेबल, बिग इज़ एडजेक्टिव हेयर एंड द हाउस इज़ नाउन हेयर। सो द नेक्स्ट वन इज़ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। व्हेन वी यूज़ एडजेक्टिव आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। जब भी आप सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब के बाद जब हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए तो उसको आप प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, द सनसेट इज़ ब्यूटीफुल। हेयर द सन इज़ नाउन, सेट इज़ आवर मेन वर्ब, इज़ आवर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब एंड ब्यूटीफुल इज़ आवर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल यूज़ हुआ है बेसिकली ये सेट को मॉडिफाई कर रहा है, जो बेसिकली हमारा यहाँ पे वर्ब एज अ वर्ब काम कर रहा है। सेट इज़ वर्ब हेयर एंड ब्यूटीफुल इज़ एडजेक्टिव हेयर विच इज़ मॉडिफाइंग द वर्ब सेट। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। The last one type of adjective is object complement adjective. When we use after direct object to describe it, it is called object complement adjective. जब आप ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बेसिकली यूज़ करते हैं एडजेक्टिव को तो इसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। फॉर इंस्टेंस, आई फाउंड द फूड डिलीशियस। अगर हम ब्रेक डाउन करें इस सेंटेंस के हर पार्ट ऑफ स्पीच का तो हम देखेंगे कि आई जो है हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाउंड हमारा वर्ब है, द फूड इज़ ऑब्जेक्ट हेयर एंड आफ्टर द
food, we use the word delicious which is adjective, because after direct object हम जब भी adjective को use करते हैं तो इसको आप बोलते हैं object complement adjective. I repeat again, I found the food delicious. In this sentence, I is subject, found is verb, the food is object, and after object which is the food we use the word delicious. Here delicious is our adjective, and this type of adjective which we use after the direct object is called object complement adjective. अभी तक हमने 3 तरीके देखे हैं जिसमें हम adjective को यूज़ करते हैं. The last 2 are in prepositional phrase एंड इन डिपेंडेंट क्लॉज. हम इन प्रपोजिशनल फ्रेज में भी एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज में भी बेसिकली एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस, इन द डार्क फॉरेस्ट, दिस इज़ अवर प्रपोजिशनल फ्रेज. हेयर इन इज़ अवर प्रपोजिशन, द डी इज़ डिटर्मिनर, डार्क इज़ एडजेक्टिव एंड फॉरेस्ट इज़ नाउन. तो यहाँ पे इस प्रपोजिशनल फ्रेज़ में हमारा जो एडजेक्टिव है वो डार्क है, जो बेसिकली हमने द फॉरेस्ट जो कि नाउन है उससे पहले यूज़ किया है. नेक्स्ट वन इज़ ऑन द सनी साइड. इन दिस सेंटेंस सनी इज़ अवर एडजेक्टिव. अंडर द मैसिव ब्रिज, मैसिव इज़ अवर एडजेक्टिव. विद द हैप्पी कपल, हैप्पी इज़ अवर एडजेक्टिव विच इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स इमोशंस फीलिंग्स. ठीक है. At the busy intersection, busy is our adjective. These all were example of adjective in a prepositional phrase. Now we will learn about adjective how to use in a dependent clause. ठीक है. डिपेंडेंट क्लॉज में हम एडजेक्टिव को कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस, आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड. इन दिस सेंटेंस आवर डिपेंडेंट क्लॉज इज़ बिकॉज आई वॉज टायर्ड, एंड टायर्ड इज़ एडजेक्टिव इन दिस डिपेंडेंट क्लॉज. इस सेंटेंस के 2 पार्ट है बेसिकली. आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड. आई वेंट टू बेड अर्ली हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिकॉज आई वॉज टायर्ड इज़ डिपेंडेंट क्लॉज. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है. साथ अपना मीनिंग जो है उसको क्लियर करने के लिए या उसमें क्लैरिटी लाने के लिए बेसिकली हमें साथ डिपेंडेंट क्लॉज की भी ज़रूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की भी ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो है बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये डिपेंड कर रहा है इसके प्रीवियस पार्ट पे, आई वेंट टू बेड अर्ली. तो इस डिपेंडेंट क्लॉज में हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है टायर्ड. द नेक्स्ट वन इज़ द पजल विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इज़ ऑन द टेबल. इस सेंटेंस में हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और इसमें हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है डिफ़िकल्ट. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ यू विल पास द एग्ज़ाम इफ़ यू विल स्टडी हार्ड. इस सेंटेंस का जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है यू विल पास द एग्ज़ाम, एंड द डिपेंडेंट क्लॉज इज़ इफ़ यू विल स्टडी हार्ड. इन द डिपेंडेंट क्लॉज आवर एडजेक्टिव इज़ हार्ड. द लास्ट वन इज़ आई हैव नॉट बीन हैप्पी सिंस शी लेफ्ट. इन दिस सेंटेंस हैप्पी इज़ एडजेक्टिव. ठीक है. बिकॉज हैप्पी इज़ शोइंग इट्स इमोशंस फीलिंग्स